और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मेरे सहयोगी मुकुल ने बताया था कि आपको खबरों से और भी रूबरू करवाएंगे, तो आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध जल्द समाधान पर जोर भी दिया। वहीं बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा और मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों की अगर बात की जाए तो काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं इसके साथ साथ देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से नेपाल सुलग रहा था, सेना ने कमान संभाली और अब लगातार अपील की जा रही है कि सभी शांति बहाली की ओर बढ़ें, सभी शांति बनाए रखें। हालांकि गुरुवार को हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ। तो किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता फिलहाल जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हमने देखा कल का जो दिन था शांतिपूर्ण भी रहा, हालांकि कुछ एक जगह कर्फ्यू की आपने जानकारी हमें दी थी, लेकिन जब बात हम कर रहे हैं कि नेपाल में आखिर कौन कमान संभालेगा, क्या इस पर अभी कहा जा सकता है कि किस दिशा में फिलहाल कल जो बैठक हुई है वो आके पहुंची? मुकुल, देखिए 2 दिन से तो वार्ता की जा रही है। इवन कल देर रात तक सुशीला कार्की भी थी और नेपाली सेना के जो अध्यक्ष हैं अशोक राज सिकदल वो थे, राष्ट्रपति थे। और फिर और भी स्कॉलर्स को कल बुलाया गया, जो संवैधानिक हमारे नेपाल असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, कुछ कुछ वो लोग भी पहुंचे हुए थे। क्योंकि सारे नाम खुल के नहीं आ रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस को लेकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि युवाओं का गुस्सा ठंडा हुआ पड़ा है। तो वार्ताएं चल रही हैं और देखिए कोई फाइनल आउटकम नहीं आ पाया, कोई निष्कर्ष कल भी नहीं निकला है। आज इसलिए 9 बजे जैसे हम बात कर रहे हैं, 9 बजे से फिर बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं एक और अपडेट दे दूं कि यहाँ पे जिस तरह से ये वार्ताएं चल रही हैं, तो कुछ समूह जो जेनजी के हैं वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। जब बार बार कल से देखिए जैसे थोड़ा मामला ठंडा हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेस स्टेटमेंट और बयानबाजी करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे किसी का नाम ले लिया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट में अगुवाई करने के लिए। जो अभी वर्तमान में पार्लियामेंट है उससे हल निकाला जा सकता है। तो उस पर भी बहुत सारे जेनजी ने रोष व्यक्त किया कि ये फिर पुराने गीत गाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत सही दिशा मैं नहीं कहूंगी कि जा रहा है। अगर जेनजी के पसंद के नेता को नहीं चुना गया, तो जिस तरह से गुस्सा कई समूह दिखा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट क्या रूप लेगा नहीं कहा जा सकता। मगर क्योंकि राष्ट्रपति ने बहुत संवेदनशील होते हुए बार बार वार्ताओं के बैठक वो किए जा रहे हैं, ताकि एक निष्कर्ष निकल पाए जो कि जेनजी को भी खुश कर सके और देश के हित में भी हो। क्योंकि बिना किसी सॉलिड बैकग्राउंड और सपोर्ट के किसी भी अंतरिम सरकार को देश में चला पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए इतने देश उतना है, एलडीसी है, डेवलपिंग कंट्री की ओर जाने के लिए 26 में इसका टारगेट था। अलग बात है जिस तरह से हालात हुए वो तो मैं कहूंगी कि कुछ साल पीछे चला गया है, उसको संभलने में टाइम लगेगा। बट अभी कोई तुरंत कहना समझदारी नहीं होगी कि अगुवाई करने में अंतरिम सरकार में कौन होगा। तो 9 बजे की बैठक जो चल रही है उसकी हम प्रतीक्षा कर लें, तो हो सकता है कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन सामने आए। बिल्कुल श्वेता, हम जानते हैं कि नुकसान होने में वक्त नहीं लगता और संभलने में लंबा वक्त लगता है, जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं। इसके साथ साथ श्वेता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम नेपाल की पिछली राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें या फिर जो लोग सत्ता में रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ये सत्ता घूमती रही, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नए चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी कि क्या इसका ये अंदाजा लगाया जाए कि इस बार उम्र भी मायने रखेगी? संध्या, देखिए कि जितने भी, ऐसा नहीं है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ पे 3 सालों का यहाँ पे रहने पे,
संसद में युवा नेताओं की भी कमी नहीं है। अलग बात है आपके राष्ट्रपति का आप एज मान सकते हैं 60 प्लस है, या आपके प्रधानमंत्री का 70 होने जा रहा है, बट जो बाकी मंत्री हैं वो युवा हैं। अगर आप अपने बाकी नेपाल के मैं पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करूं तो जी। यहाँ के मंत्री में युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। मगर ये है कि प्रधानमंत्री कभी भी बहुत युवा को बनते हुए मैंने यहाँ पर नहीं देखा है कि कोई 35 वर्षीय प्रधानमंत्री बना हुआ है। मगर जिस तरह से जेनजी मांग कर रही है और जिस तरह से चेहरे उभर के आ रहे हैं, अभी आप बालन शाह का ले लीजिए, बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, धरान के मेयर हैं। तो देखिए पूर्व मैंने कोशी अगर दिशा में जाएं, पूर्वी नेपाल की तरफ जाएं, तो हरक संपंग अपना बाहुल्य रखते हैं, पॉपुलैरिटी रखते हैं। अगर हम्म। बागमती काठमांडू को हम देखें तो यहाँ बालेंद्र शाह पॉपुलैरिटी रखते हैं। राबी लामछाने का मधेश में अलग ही पॉपुलैरिटी है। अलग बात है वो करप्शन चार्जेस में जेल में थे, ये प्रोटेस्ट के बाद ही जी उनको बिल्कुल छोड़ा गया श्वेता, है ना प्रोटेस्ट से। सिर्फ लोकप्रियता बल्कि राजनीतिक अनुभव जो है जाहिर तौर पर उसका जी भी ध्यान रखा जाएगा। और 9 बजे जो जी बैठक है देखना होगा क्या कुछ किस जी। तरह की दिशा उसमें मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।